नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको कुछ दो तस्वीरें दिखाते हैं। राजनीति से जुड़ी हुई दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हिमाचल में सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है, तो दूसरी तरफ गुजरात की है, जहां पर बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया है। बैठक में बीजेपी विधायक कन्नू देसाई ने भूपेंद्र पटेल का नाम का प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज बीजेपी विधायक की दल की बैठक बुलाई गई थी। विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल का नाम सर्वसम्मति से पास हो गया है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सीएम भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र पटेल सरकार बनाने का दावा अब पेश करेंगे। उन्हें विधायक दल का नेता माना गया है और चुना गया है। उसके बाद अब भूपेंद्र पटेल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल से सीएम भूपेंद्र पटेल मिले हैं। बड़ी खबर गुजरात की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। तो गुजरात में भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मिलेंगे और बता दें कि उन्हें बीजेपी की विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात की सियासत से जुड़ी हुई भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब भूपेंद्र पटेल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बता दें, इसी को लेकर उन्होंने राज्य के जो राज्यपाल हैं उनसे भी मुलाकात की है और अब देखना होगा कि कब तक वो सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करते हैं। गुजरात की सियासत से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया है। मतलब अब भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। गुजरात की कमान एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल के हाथों में होगी। सीएम भूपेंद्र पटेल को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। राज्यपाल से भी मिले हैं सीएम भूपेंद्र पटेल और जल्द ही वो एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। नहीं, वो तो बना दिया गया ही। हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे। हम यहाँ से हमको गवर्नर हाउस जाना है। वहाँ जो हमको जिम्मेदारी जो मिली है उसका पत्र देंगे और टाइम राज्यपाल का लेंगे शपथ ग्रहण का लिए और हम साथ में जाएंगे, हम और पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने रखेंगे और रखते आए भी हैं। थोड़ा धैर्य रखे, टाइम पर सब होता है तो अच्छा रहता है, हमें भी और आपके लिए भी। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और देखिए उनका यहाँ पर सम्मान भी किया जा रहा है और देखिए फिर वो राज्यपाल से भी मिलेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुजरात सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर तीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया है भूपेंद्र पटेल को और अब इसके बाद वो जल्द ही राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, जल्द ही वो सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गुजरात की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर से। और चलिए आगे बढ़ते बात करते पंजाब की। पंजाब के तरनतारन में एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि इस हमले में फिलहाल किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस थाने की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। 5 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं इस अटैक से जुड़ी हुई। इस अटैक में बता दें कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस इस पूरे हादसे के बाद से ही एक्टिव हो गई है। दरअसल बता दें कि अटैक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक देर रात 1 बजे पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ है। देर रात 1 बजे तरनतारन के सरहाली पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया।
इससे पहले मोहाली के सेक्टर 77 में आरपीजी अटैक हुआ था। अब ये बड़ा हमला हुआ है। आरपीजी काफी पावरफुल अटैक होता है। हमले का इसका इस्तेमाल होना खतरे की निशानी भी माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि ये पहले कहीं और गिरा है, बाद में डाइवर्ट होकर पुलिस स्टेशन में आया। मसलन ये कि रॉकेट लॉन्चर ने पहले गेट या पिलर को टारगेट किया, इसके बाद ये अंदर की तरफ आ गया। ये 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। नहीं ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਰਾਂਸਿਕ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਰਾਤੀ? ਇਹ ਕੋਈ 11:15 ਵਜੇ ਲੱਗੇ। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। शनिवार सुबह को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 316 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता 290 के ऊपर पाई गई और इसके साथ ही ये खराब श्रेणी में रही है। नोएडा की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। यहां AQI 478 रहा। वहीं दिल्ली में अगले सप्ताह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण इसका असर 3 से 4 दिन में मैदानी इलाकों में देखने को मिलने लगेगा। मौसम में तेजी से बदलाव होने से 15 दिसंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सर, प्रदूषण है। हर पब्लिक जिसको आभास होता है कि प्रदूषण है वो मास्क लगा रहे हैं जी, जिसको आभास नहीं होता वो मास्क नहीं लगा रहे हैं जी। श्वास लेने में कठिनाइयां होती हैं, अंदर प्रदूषण जाता है तो मलगम काला काला निकलता है। और देखिए, तमिलनाडु के लिए अगले कुछ घंटे मुसीबत वाले हो सकते हैं। चक्रवाती तूफान मैंडूस ने शुक्रवार देर रात यहां मामल्लपुरम के निकट दस्तक दी है, जिससे तटीय तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अभी आगे भी और बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। इस संभावना के मुताबिक अगले 3 घंटों में अगले 3 घंटों के दौरान तमिलनाडु के रानीपेट्टई, वेल्लोर, विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई, सलेम, कल्लाकुरिची, तिरुपट्टूर जिलों और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले 3 घंटे तेलंगाना में माफ कीजिएगा, तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मैंडूस की दस्तक हो गई है, जिसके बाद अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में बता दें कि भारी से मध्यम बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चेन्नई की सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। चक्रवाती तूफान मैंडूस की दस्तक की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, अंधेरा भी छाया हुआ है और दूसरी तरफ तस्वीरों में देखिए आम जनता को परेशानी का सामना करते हुए, क्योंकि देखिए तस्वीरें जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जलमग्न हो गई हैं सड़कें, अंधेरा हो गया है, तो लोगों को जाहिर सी बात है परेशानियां अब देखने को मिल रही हैं। 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार, क्योंकि चक्रवाती मैंडूस का ये पूरा प्रकोप है जो इस समय चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में नजर आ रहा है। तो ये देखिए, चक्रवाती मैंडूस की ये तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तूफान की दस्तक के साथ ही अब ये कुछ मंजर ऐसा दिखा रहे हैं जिससे अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। सचिन पायलट रणथंभौर पहुंचे हैं, लेकिन वहां उन्हें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से वो नहीं मिल सके। बता दें कि ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं सचिन पायलट। रणथंभौर रोड से ही वापस लौट गए हैं सचिन पायलट। वो वहां पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के लिए गए हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणवश उनकी वहां पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद वो बता दें कि वहीं से वापस लौट आए, रणथंभौर रोड से ही वापस लौट आए हैं सचिन पायलट।
चलिए बात करते हैं अब भारत जोड़ो यात्रा की। बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया है। पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में करीब 13.8 किलोमीटर ये यात्रा चली है। अरनेठा गांव में बनाया गया है एक विश्राम स्थल। अब दोपहर 3:30 बजे जो दूसरा चरण है इस यात्रा का वो शुरू होगा। शाम 6:30 बजे बालापुरा चौराहे पर दूसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा। बूंदी में कोटकया बड़झली में यात्रा विश्राम करेगी, रात्रि विश्राम करेगी। इस यात्रा में बता दी गया सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना, बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री जाहिदा खान भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण बूंदी में समाप्त हो गया है और अब दूसरा चरण जो है वो दोपहर 3:30 बजे के बाद से शुरू होगा और 6:30 बजे तक शाम के दूसरा चरण जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद रात्रि विश्राम की जो है वो भी व्यवस्था की गई है और आज इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई बड़े चेहरे जो है वो नजर आ रहे हैं। बीकानेर में परिवहन विभाग ट्रैफिक रूल्स के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन हालात में कुछ ज्यादा सुधार होता नहीं दिख रहा। नतीजा अब ये है कि सड़क हादसे रुक नहीं रहे हैं। पूरे प्रदेश के साथ बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में भी सड़क हादसों में कहीं भी कमी नहीं आती है। अगर पिछले साल की तुलना में इस साल की बात करें तो इस साल भी एक्सीडेंट में करीब 111 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, बीकानेर में सड़क हादसों के आंकड़े डराने वाले हैं। बीकानेर में परिवहन विभाग सड़क हादसे रोकने के लिए अभियान चलाता है और लोगों को जागरूक करता है। यातायात पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान भी करती है ताकि लोगों को सड़क हादसों से बचाया जा सके। पुलिस लगातार जो है एनफोर्समेंट जो है वो तो हम कराते ही हैं, साथ ही लोगों में जागरूकता के लिए भी अलग अलग तरह के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन अगेन मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा, एनफोर्समेंट एक अलग पहलू है। जब तक अपनी जीवन शैली में नहीं अपनाएंगे, जब तक स्थायी समाधान चीजों का नहीं हो। यातायात पुलिस जागरूकता, चेकिंग और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग गलतियों से सबक सीखने को तैयार नहीं। वाहन चालकों के रटे रटाए तर्क हैं। ये सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, क्या कारण है, क्यों नहीं लगा रखा? ये तो सब गलती हो गई थी इसलिए। हमेशा हमारी गलती हो गई, गलती हम लगा, समझदार आदमी सब गलती हो गई। मुझे ध्यान रखना चाहिए, इट्स माय फॉल्ट, मुझे ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, बट आज बाय मिस्टेक घर पे रह गया तो मैं लगाने लगा। बीकानेर में सड़क हादसे रोकने की तमाम कवायद के बावजूद हालात जस के तस हैं। एक नजर बीकानेर में सड़क हादसों के आंकड़ों पर। 2021 में कुल 413 मामले दर्ज हुए। 2021 में 262 लोगों की मौत हुई, 338 घायल हुए। 2022 में कुल 519 मामले दर्ज हुए। 2022 में अभी तक 353 लोगों की मौत हुई, 530 घायल हुए। इसका कारण है कि व्हीकल भी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी कारण लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, इसके कारण से हादसे बढ़ रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि सड़क सुरक्षा के नियम लोगों की भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं, इसकी पालना सभी को करनी चाहिए। यातायात के नियमों में मेरी दृष्टि में ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। प्रथम तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे हमें जोर देना पड़ेगा और सही तरह से हो। पुलिस प्रशासन इस पे जिस तरह से कई बार अति कर जाता है वह भी गलत है, तो सामान्य नागरिक जो है इसकी अवहेलना करता है, यह भी गलत है। मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने लोगों से ट्रैफिक नियमों की पालना करने की अपील की है।
तो हम सब मिलजुल के और एक साथ यातायात के नियमों का पालन करें, और जो नहीं कर रहा है उनको भी बताए, रोके टोके कि भाई आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, तो आप क्यों ना हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट लगाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत है। तो जो नियम है उनकी नियमानुसार पालना की जाएंगी तो जरूर यातायात की जो इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है वो शायद हम कम कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। भले ही पुलिस अपने स्तर पर कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे तब तक सड़क हादसों में कमी लाना संभव नहीं है। न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सड़क पर चलते हुए नियमों की पालना आवश्यक रूप से करें। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में परिवहन विभाग आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाता है, लेकिन आम लोगों की लापरवाही जस की तस दिखाई देती है। नतीजा ये है कि आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। थोड़ा सा आलस जान पर भारी, मौत से बचाएगी ट्रैफिक नियमों से यारी। लापरवाही छोड़िए, समझदारी दिखाइए, सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। आबादी और वाहनों की संख्या के हिसाब से जोधपुर प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है। जोधपुर शहर में करीब 11 लाख की आबादी मानी जाती है। तकरीबन इतने ही वाहन रोजाना जोधपुर की सड़कों पर सरपट दौड़ते हैं। जोधपुर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। लार्ज व्हीकल वॉल्यूम के साथ में ट्रैफिक मैनेजमेंट हम कर रहे हैं और इसमें आधुनिक उपकरणों का भी यूज कर रहे हैं। ट्रैफिक नियम की पालना हो इसलिए ट्रैफिक मोबाइल्स और इंटरसेप्टर्स भी पूरे शहर में लगाई हुई है। तेज स्पीड से वाहन चलाने वालों के खिलाफ और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष रूप से अभियान चला के आधुनिक उपकरणों से जांच की जाती है। परिवहन विभाग के लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाता है ताकि लोग लापरवाही ना बरतें, लेकिन वाहन चालक हैं कि मानते ही नहीं। वाहन चालकों के अपने अपने तर्क हैं। हेलमेट का मैं तो हमेशा हेलमेट लगाता ही हूँ। कभी कभार जल्दबाजी में घर पे भूल जाते हैं और हम तो सिटी के निवासी है, हमको तो घर से बाहर निकलते हेलमेट लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग लापरवाह हैं, कुछ लोग जागरूक भी हैं जो मानते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। बुद्धिजीवी वर्ग भी इस बात को जोर शोर से उठाते आए हैं। हेलमेट की वजह से मैं सुरक्षित रहा, परिवार की सुरक्षा हुई और आप सभी से आग्रह है कि जब भी बाहर जाए हेलमेट पहन के बाहर निकले। मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ ही अगर बाइक या कुछ चला रहे हैं पर तो हेलमेट बहुत जरूरी है, अन्यथा किसी तरह की बहुत बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। परिवहन विभाग यातायात नियमों को लेकर जागरूकता तो फैला ही रहा है, ट्रैफिक मित्र भी इस बारे में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। हमने एक नवाचार अभी ये शुरू किया है कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से सिटी के अंदर हमने 2 घंटे की कंपलसरी चेकिंग सभी उड़न दस्तों के लिए लागू करी है, जिसके अंदर हेलमेट के चालान, सीट बेल्ट से रिलेटेड चालान और लोगों को अवेयर करना, इस प्रकार की गतिविधियां निरंतर रूप से संचालित है। सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए और हेलमेट का भी करना चाहिए, क्योंकि सिटी के अंदर वगैरह भी काफी जने बिना हेलमेट के वगैरह घूमते हैं। जोधपुर के महापौर वनिता सेठ ने न्यूज़ 18 के मुहिम सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए की सराहना की है। विनीता सेठ ने लोगों से ट्रैफिक रूल्स का पालन करने की अपील की है। 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो हेलमेट लगा के जाएं, ताकि उससे, और जो रोड साइड में अपने को चलना है गलत दिशा में एकदम टर्न नहीं करें, और इसी तरह से जो कार में जा रहे हैं 4 व्हीलर में वो सीट बेल्ट बांध के जाएं, ये हमारी ही सुरक्षा है। ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा आंकड़ों से लगा सकते हैं। एक नजर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों पर। 70 से 80 चालान प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 2,03,096 चालान काटे गए। पिछले वर्ष 1,89,000 चालान ही काटे गए थे। इस साल 5 करोड़ से अधिक की राशि चालान से वसूली गई। नंबर ऑफ चालान्स भी बढ़े हैं, नंबर ऑफ पेनल्टी अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, और पुलिस का जो नया रूप अभी आपको जो नजर आ रहा है
ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, वो कई इनोवेटिव आइडियाज के साथ में हमने सुधार भी किया है। ट्रैफिक पुलिस को लेकर लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जान है तो जहान है, इसलिए यातायात नियमों की पालन की जाए तो सड़क हादसों में कमी हो सकती है। जोधपुर में ट्रैफिक एजुकेशन, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर के भी लगातार ट्रैफिकिंग पुलिस अपना काम कर रही है और साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस को लेकर के भी जो पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो कहीं न कहीं तारीफ काबिल है। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और देखिए इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है हनुमानगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग मामले में अपडेट है। ऋतिक बॉक्सर नाम के व्यक्ति ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पर पोस्ट डालकर इस पूरे हमले की जानकारी इस ऋतिक नाम के युवक ने ली है और फेसबुक आईडी में जयपुर का बताया जा रहा है। ये ऋतिक बॉक्सर खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ भी बता रहा है। ये ऋतिक बॉक्सर, बता दें कि अभी पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ बताने वाले ऋतिक बॉक्सर ने आज जो सुबह फायरिंग का पूरा मामला आया है, दुकानदार के साथ दुकान पर जो फायरिंग हुई है उसको लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आपको बता रहे हैं। व्यापारी इंद्र की दुकान पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट ये आपको इस वक्त का बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू रामगढ़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ऋतिक बॉक्सर नाम के एक लड़के ने इस पूरे हमले की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। जी बिल्कुल, आज सुबह जो व्यापारी इंद्र हिसारिया की जो हनुमानगढ़ जंक्शन में दान मंडी की दुकान है, वहां पर कुछ राउंड फायर किए थे 3 युवकों ने और वो फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, उनका तो अभी पता नहीं चला, मगर ये कोई ऋतिक बॉक्सर है जिसने फेसबुक पर आकर यह जिम्मेदारी ली है कि यह हमला मैंने करवाया है। और साथ में फेसबुक पर यह भी लिखा है कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले यही बात सामने आ रही थी कि लॉरेंस गैंग के नाम पर कुछ और व्यक्ति जो है उन्होंने ये घटना कारित की है। अब ये एक नया मामला सामने आ रहा है कि इसमें लॉरेंस गैंग का भी हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस बात की अभी पुष्टि नहीं कर रहे इस जो फेसबुक पोस्ट को लेकर, मगर फिर भी पुलिस के अधिकारी इस तरफ इस एंगल पर जांच उन्होंने भी शुरू कर दी है कि क्या इसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है, क्योंकि करीब 1.5 साल पहले भी 2 करोड़ रुपए की फिरौती इसी व्यापारी से मांगी गई थी। तब कुछ लोग जो जेल में गए थे तो उनका ये कहना था कि हमारा लॉरेंस गैंग से कोई लेना देना नहीं है, मगर इस बार लॉरेंस गैंग सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इन सभी मुद्दों पर जांच कर रही है और साथ में जो नाकाबंदी है उसके नाकाबंदी और पंजाब हरियाणा पुलिस को जो अलर्ट किया गया है, जो ये फरार है तीनों, इनकी भी जो है वह तलाश चल रही है। जी बिल्कुल राजू, अब देखना होगा कि ये जो फेसबुक पोस्ट सामने आई और जिस व्यक्ति ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है उस पर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है और ये पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ बताया जाता है कि नहीं। आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे, इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।